बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द लास्ट स्टार में खुशामदीद। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना अजीम साहब। नाजरीन, 2 दिन पहले नैब लाहौर के बाहर हंगामे में पत्थर कहां से आए ये पहेली अभी तक नहीं सुलझ सकी है। हंगामे में इस्तेमाल होने वाले अहम तरीन हथियार यानी पत्थर की कहानी का ड्रॉप सीन अभी तक नहीं हुआ कि वो पत्थर किसकी गाड़ी में आए थे। लीगी MPA मिर्जा जावेद साहब का नाम सामने आ रहा है, जिनकी गाड़ी में ये पत्थर लाए गए हैं। कहा जा रहा है कि वो उनकी गाड़ी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है उन्हीं से ही जान लेते हैं। मोहम्मद मिर्जा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि वो गाड़ी आपकी ही थी, शॉपर आपकी गाड़ी में ही थे, और शॉपर में था क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इन्होंने फुटेज बताई है, पहले नंबर पे तो मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरे पास गाड़ी और है, और एक भी ऐसी फुटेज नहीं जिसमें पत्थर रखते हैं या मेरे किसी हाथ में पत्थर हो। ये हमें भी समझ नहीं आई ये क्या हुआ है। हम लोग पत्थर बरसाने वाले नहीं हैं, हम लोग फूल बरसाने वाले हैं। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, हम अपने तौर पे भी इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा जी 10 लाख रुपया तकसीम किया गया। ये फयाजुल हसन चौहान से पूछते हैं कि आपने 10 लाख किसको तकसीम किया, क्योंकि हम तो ना पैसे तकसीम करते हैं, इनको पैसे तकसीम करने की आदत है। जैसे ये डी चौक में पैसे तकसीम करके लोगों को लेकर जाते थे। हमारे साथ तो जो वर्कर आते हैं वो पार्टी के मुखलस कारकुन है और बगैर काल के आते हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मिर्जा साहब, ये बताइएगा, वो गाड़ी के पीछे जो 11 या 10 लिफाफे पड़े थे, वो भी आपके नोटिस में नहीं है? वो किसके लिफाफे थे? वो गाड़ी किसकी थी? किसने रखे? या कुछ साजिश भी? मेरी बात सुने, पत्थर छापरों में नहीं होते, जितने जैसे दहा रहे हैं ना, पत्थर छापरों में नहीं होते। ठीक है, हमने सदके का बकरा दिया है, और जो गाड़ी ये दहा रहे हैं वो गाड़ी तो जाती उमरा के अंदर जा रही है, तो पत्थर जाती उमरा के अंदर लेकर जाने थे किसी ने नहीं। तो मिर्जा साहब, उन छापरों में आप कह रहे हैं कि गोश्त था सदके के बकरों का? नहीं, कुछ लोगों ने बकरे पहले जिबा किए हैं, वो वहां तकसीम किया है। हमने तो मौके पे बकरे जिबा किए हैं सबके के। मैं तकरीबन 9 बजे हमने बकरा जिबा किया पहला। बिल्कुल ठीक हो गया। मिर्जा साहब, वो जो शापर थे उसमें क्या था? वो जो शापर थे, मिर्जा साहब राना अजीम बोल रहा हूँ, शापर में क्या था? सर, शापर हमने तो फूल लेकर गए थे। तकरीबन मेरे पास 2 मन से ज्यादा फूल थे। मेरे एक दोस्त है, 1.5 मन फूल तो उन्होंने भेजे हैं, मियां रऊफ साहब ने। बाकी जो फूल थे हमने शापरों में फूल पैक किए हुए थे, और हम पूरे रास्ते। आप बात दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जो हम पूछना चाहते हैं मिर्जा साहब, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने हमेशा आपको देखा है, आपने फूल ही निछावर किए हैं। लेकिन वो जो गाड़ी में शॉपर पड़े हैं, जिसमें अब वाज़े तौर पे वो डाले में नजर आ रहा है पत्थर, क्या ये किसी ने साजिश करके रखे? वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी हम भी तलाश कर रहे हैं किसकी थी, क्योंकि जब पत्थर उधर से भी बरसाए गए, अगर ऐसा वाकया होता जिस वक्त हम पहुंचे हैं और मरियम साहबा की गाड़ी आगे गई है, चंद लोग थे, मरियम साहबा ने ऊपर से आना था। उस जब अगर वो ठोकर न्याजबेग से आते ना तो बहुत ज्यादा रश थी। उन्होंने कहा कि हमने राशन साइड से नहीं आना, उन्होंने ये शॉर्टकट रास्ता लिया। अगर ऐसा प्लान होता तो हमारे तो बेशुमार वर्कर उधर थे, तो ऐसा लाठी चारा या पत्थर कम बरसाए जाने थे। ठीक है मिर्जा साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो गाड़ी जिसके अंदर शॉपर थे, जिसकी फुटेज चल रही थी, उस गाड़ी को नून लीग जानती ही नहीं है। वो डबल कैबिन काली गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी मिर्जा जावेद की होगी। आप जैसे मर्जी साबित कर, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अल्लाह के फजल से। नहीं, वो गाड़ी आपकी नहीं है ना मिर्जा साहब? वो गाड़ी आपकी नहीं है ना? बिल्कुल मेरी गाड़ी नहीं है। फिर वो जाती उमरा के अंदर किस तरह चले गई? वो गाड़ी जाती उमरा के अंदर किस तरह चलेगी? जुलूस में किस तरह शामिल? कुछ दोस्तों ने गोश्त लिया था, जो जिन्होंने बकरे किए उन्होंने कुछ तकसीम किया गोश्त। किसी ने गोश्त का हो कुछ, वो भी एक MPA था, उसने बकरे जिबा करके बाहर दिया, अंदर नहीं दिया। वो MP आप उसकी बात कर रहे हैं? वो जो एक जिनकी 600 नंबर गाड़ी थी, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? 6000 नंबर जो गाड़ी? हाँ जी, नहीं, मैं ये काले डाले की बात कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी स्क्रीन पे हमारा नहीं था, और ना ही वो जाती उमरा के अंदर गया है। नहीं, अंदर की फुटेज है ये, जाती उमरा के अंदर की। और उसके बाद यही डाला जो है, ये आप देखें, अगर टीवी पे देख रहे हैं तो यही डाला जो है वो पीछे नजर आ रहा है, उसी जुलूस में मरियम साहिबा के साथ साथ। ठोकर न्याज बेग पे नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है जी। ये डाले में हम, ये नाम मेरा ये डाला है,
और हम नहीं जानते ये किसका डाला, और इसमें पत्थर फिर भी नहीं थे। ठीक है मिर्जा साहब, हमारे साथ रहिए। एक वीडियो हमारे पास है। जी 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 मिर्जा साहब बताइए। जी जी। शापर में कभी आपने पत्थर आज इससे पहले आज तक देखा है? अगर हमने लेकर जाने होते, पत्थर लेकर जाने होते तो चंद शापरों में लेकर जाते। हम रात को उधर ट्रालियां फेंक देते पत्थरों की, हम पूरा कंटेनर पत्थरों का करवा देते, ट्रक लगा देते। ऐसी बात नहीं है कि अगर हमने पत्थर फेंकने होते। एक मिर्जा साहब बिल्कुल आप दुरुस्त, हम आपकी बात जो है जो आप कह रहे हैं उसका मौकफ लेके जा रहे हैं। बात सुने, पत्थर लेकर भी ये फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं, लेकर भी हम आए और बरसे भी हम पर हैं, लेकिन पुलिस वाले तो कुछ जख्मी नहीं हुए। हमारे मुस्लिम लीग नून नहीं तस्वीरें जारी की हैं उन्होंने, पुलिस वाले खातीन पुलिस एहलकार भी जारी। अच्छा एक मिर्जा साहब आपका एक जियाला है जो बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून का एक्टिव कारकुन है, हर जगह पर मौजूद होता है, वो क्या कह रहा था? अच्छा मिर्जा साहब ये आपका कारकुन है, ये किसी एजेंसी का नहीं, ये किसी तहरीक इंसाफ का नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं, आपका कारकुन हर जगह मौजूद होता है, ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, जब मैंने बकरा ज़िबा किया है उस वक्त भी ये हमारे साथ था। मेरा बल्कि मोबाइल चोरी हो गया, इस वजह से काफी लोगों को और भी मोबाइल चोरी हुए, लेकिन मोबाइल चोरी होने की वजह से मेरा राब्ता कट गया सबसे। ठीक। लेकिन इसने मेरा हाल है शायद सस्ती शोहरत के लिए ऐसी कोई बात की है, लेकिन अगर मिर्जा साहब ने इसे ये तो नहीं कहा कि मैं पत्थर लेकर जा रहा हूँ, मैं पत्थर लेकर जा रहा हूँ। अगर मिर्जा साहब ने पत्थर पहुंचाने होते तो हम पत्थर रात को पहुंचा देते। मिर्जा साहब वो कह रहे हैं कि मैं एक पुरअमन कारकुन हूँ। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने। आपने एक पुलिस वाले का देखा कि जी पाँव जख्मी हुआ है, जब पुलिस वालों ने इतने बड़े बूट पहने हुए हैं तो उनका पाँव कैसे जख्मी हुआ पत्थर से? और मरियम साहबा की गाड़ी को जब मरियम साहबा ने वीडियो अपने मोबाइल से बनाई है, आपने देखा है कि पुलिस वाले ही पत्थर फेंक रहे हैं और आंसू गैस फेंक रहे हैं। अच्छा यही एक बात है मिर्जा साहब, यही बात समझ से बाहर है कि जब पथराव हो रहा हो, जब गाड़ियां टूट रही हो, शीशे टूट रहे हो, तो मरियम साहबा किस तरीके से अपनी वीडियो अपने मोबाइल से बना सकती हैं? जब ये बड़ी ये मिर्जा साहब की तो समझ आती है कि वो लड़ाई में अपना सर भरवाने के लिए बाहर आ सकते हैं, मरियम साहब है तो गाड़ी में। भाई जब पत्थर सामने गाड़ी को लग रहे हैं, आपने देखा बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा टूट गया, उसको भी दरारें आ गई हैं। आप उस वक्त कहाँ थे? आप उस वक्त किधर थे? जी नहीं, हम उस वक्त पीछे थे। मैं उस वक्त हम पीछे, मैं अगर उस आप वो फुटेज निकाल लें, एक भी पत्थर वाली अगर मेरे हाथ में हो या मैं उस जगह पे मौजूद भी नहीं थे हम, लेकिन ये हम देख रहे हैं इनके जो टाइगर फोर्स के लोग हैं, हमने अंदाजा लगा लिया है, हम भी उनकी फुटेज निकाल कर शिनाख्त कर रहे हैं। हमारा अंदाजा है कि आपका अंदाजा है कि आपके जुलूस में टाइगर फोर्स के लोग आगे थे? इनके 2-4 लोग आए जिन्होंने कोई ऐसी शरारत की है। हम 2 साल में ठीक है, हम ठीक है मिर्जा साहब पेशियां भुगत रहे हैं, आज तक एक गमला भी नहीं हमने तोड़ा, और हमारे कैद ने हुक्म दिया कि आपने अदारों का एहतराम करना है। ठीक है मिर्जा साहब, ये कह दीजिएगा कि हुकूमत ये भी कह रही है कि जाती उमरा में प्लानिंग होती रही है, बाकायदा मीटिंग्स होती रही हैं, क्या वाकई मीटिंग्स हुई हैं और आप किसी मीटिंग में शामिल हुए? चौहान वो फयाजुल हसन चौहान को ना, मेरा ख्याल है जाती उमरा में शायद कुछ भी हो, क्या पकता है फयाजुल हसन चौहान के इल्म में शायद आता होगा ऐसा, हमारे तो कोई ऐसी बात नहीं इल्म में। जो भी बात आती है नैब में पेशी की हो, कैसी भी बात हो, अच्छा, सिर्फ जो पिंडी मिर्जा साहब सिर्फ इतना बता दें, ये तो आपने कह दिया कि उसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कारकुन ने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया। ये भी आपने कहा कि ये गाड़ी जाती उमरा से नहीं थी जिसमें ये शॉपर पड़े थे, ये गाड़ी हम फुटेज दिखा, नाम मिर्जा जवेद की गाड़ी थी। नहीं मैं नहीं कह रहा, मेन रोड पे मेरी बात सुने, मेन रोड पे अगर गाड़ी है, इस वक्त तो उधर सिक्योरिटी नहीं है, अगर मेन रोड पे कोई गाड़ी चल रही है, आपने देखा है कि टीवी चैनल ने उस गाड़ी का दिखाया कि ये प्लानिंग से गाड़ी की तस्वीर बनाई गई है। प्लानिंग से बनाई गई? नहीं, वो दूसरी गाड़ी है, वो दूसरी गाड़ी है, वो 6000 है गाड़ी, ये वो गाड़ी है, ब्लैक कलर का डॉला है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि परे हैं, और ये साथ साथ जुलूस में जा रही है। हम यही सब जानना चाहते हैं, इसका मतलब है जाती उमरा में सिक्योरिटी बेहतर नहीं की ना पुलिस ने? सिक्योरिटी नहीं है जाती उमरा के पास, सिर्फ 1-2 आदमी जो बैठे होते हैं इतने रश में, उसका क्या होगा? ये तस्वीर है जो मेन रोड की है, जाती उमरा मेन रोड से काफी अंदर है, कम से कम 1.25 किलोमीटर का फासला है। जी ठीक है मिर्जा साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि आप कह रहे हैं इतने पत्थर खाए, जख्मी हो गए लोग, उधर शेलिंग की गई, लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये सिर्फ इसलिए वाकया किया गया है, जिसने भी किया है, कि पार्टी के इतने ज्यादा वर्कर आ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून काल भी नहीं करती तो इतने ज्यादा वर्कर आ जाते हैं, इस वजह से ये
वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा, इतना बता दें, सिर्फ आखिरी सवाल मुझे बता दें कि मरियम साहिबा के जुलूस में तो बेइंतहा वर्कर आ गए, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुलूस में क्यों नहीं जाते? वहां पर ये सब कुछ क्यों नहीं होता? मिर्जा जवेद, आप एक पेशी ऐसी बता दें शहबाज शरीफ की पेशी पर ना पहुंचे। नहीं, मैं कह रहा हूँ वहां पे हंगामा नहीं होता, इसमें यहाँ पे हंगामा क्यों हो गया? हमने इस वक्त भी हमने हंगामा नहीं किया। अगर हम हंगामा करने का कोई इरादा होता तो हमारे हजारों की तादाद में तो दूसरी तरफ वर्कर थे। ये जो फुटेज में लोग नजर आ रहे हैं पत्थर मारते हैं, ये भी आपके कारकुन नहीं है? भाईजान, इन्होंने पहले इन्होंने जो शेलिंग की है और वाटर कैनर से ना मिर्चों वाला पानी फेंका है, उसके बाद पत्थर शुरू हुए हैं। चंद लोगों ने पत्थर मारे हैं, जो फुटेज आप गौर से देखें। हम इन लोगों को पहचान रहे हैं कि ये लोग कौन है। हम चाह रहे हैं कि ये ठीक है, ये आपके नहीं है, ये इसका मतलब ये आपके नहीं है, ये आपके नहीं हुए ना। फिर चंद लोग जो पत्थर मार रहे हैं, किसी को पत्थर बरसेगा तो आगे से फूल तो नहीं बरसाएगा कोई हमारे। जी ठीक है। मोहम्मद मिर्जा जावेद साहब कह रहे हैं कि वो गाड़ी भी नहीं थी जिनमें शॉपर मौजूद थे, और साथ ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पथराव किया है वो भी नून लीग के कारकुन नहीं थे। हो सकता है कि टाइगर फोर्स के वो कारकुन हो सकता है उनको पैसे दे के बुलाया गया हो। मजीद कुछ इश्यूज पर भी बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो मसाइल का गढ़ बन चुका है। बिजली नहीं आती, नालों की सफाई नहीं होती, और रही सही कसर साइन बोर्ड्स ने इस दफ़ा पूरी कर दी। अब साइन बोर्ड्स भी शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं, जबकि ज़िलाई और सूबाई हुकूमत इख्तियारात का रोना रो रही हैं। रोज़ बरोज़ कराची के बिगड़ते हालात पर चीफ जस्टिस ने भी इजहार बरहमी किया है। साथ ही वफाकी हुकूमत भी आइनी ऑप्शंस का जिक्र कर रही है। क्यों शहर कायद के ये हालात हैं, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। क्या कहिएगा, पीपल्स पार्टी विफाक में मदद कर रही है या सहूलत दी जा रही है? मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज के मुताबिक कि बिल पास हो रहे हैं जो विफाकी हुकूमत बिल पास कर रही है, लेकिन विफाकी हुकूमत जवाब में कुछ आईनी ऑप्शंस का जिक्र कर रही है जो वो कराची में इस्तेमाल करने जा रही है। ये क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो जो बिल्स की बात आप कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन है जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है और उसको हम अपने सियासी जो तजादात हैं उसकी नज़र हमें नहीं करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब अपोजिशन लीडर थी और गालिबन 16-17 सीटें हमारे पास असम्बली में थी और धांधली करके हमें उसमें हरवाया गया, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तब भी जब वो एक अमेंडमेंट ला रहे थे जिसमें 58(2)B को ख़त्म कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था उस वक्त। हालांकि पीपल्स पार्टी उसकी बेनिफिशियरी हो सकती थी, लेकिन चूंकि उसूली तौर पर वो गलत आर्टिकल था, हमने उसकी नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट की थी। तो ये पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है। अगर FATF के कोई ऐसी शराइत हैं जिसके लिए आपको कोई लेजिस्लेशन करनी है, हमने जो उन कवानीन में खामियाँ थी, जो गलत चीज़ें थी, हमने वो तरामीम करवाई और उसके बाद वो कवानीन मंजूर हुए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको हुकूमत के साथ कोई जिस तरह का तासुर शायद लिया जा रहा है कि मिली भगत हो रही है, वो गलत है। दूसरा, जो कराची की आपने बात की, देखिए मैं बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि जो लोग खुद को कराची का वारिस कहते हैं, दावेदार कहते हैं, कराची से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे कहते हैं, वही लोग कराची के मुतल्लिक गलत तासुर जो है वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं, चाहे वो PTI के लोग हों, चाहे वो MKM के लोग हों। कराची में इशूज़ हैं, उसी तरह के इशूज़ हैं जिस तरह मुल्क के दीगर शहरों में हैं। अब आप कह रहे हैं जी नालों की सफाई नहीं हो रही। भाई, नालों की सफाई करना किसने, पहले ये तो तय कर लेना। हम तो हेल्प कर रहे हैं KMC की, वो चढ़ाई हम पे हो रही है, KMC से कोई पूछ नहीं रहा है। और ये भी गलत है कि नहीं हुई। जो नाले 3 नाले 38 में से 3 नाले जो NDMA ने साफ किए, उसमें भी हम पहले से काम कर चुके थे। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा तो हमने NDMA को दी। बाकी जो 35 नाले हैं उसमें हम काम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सारा काम हम कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि साफ़ नहीं हुए, अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बिजली का मसला आप कहते हैं, बिजली फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, हमारे इख्तियार में नहीं है। सिर्फ कराची का इशू नहीं है, पूरे मुल्क में प्रॉब्लम है। सूबा सिंध के दीगर जिलों में कराची से ज़्यादा क्राइसिस है बिजली के, लेकिन बात सिर्फ कराची के लोग करते हैं, बाकी पूरे मुल्क की बात नहीं होती है। साइन बोर्ड्स की आपने बात की, देखिए साइन बोर्ड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर साहब ने भी बताया था, कमिश्नर कराची ने, कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उन्होंने कहा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर से साइन बोर्ड्स हटा दिए जाएं, हटा दिए गए। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी नहीं थी, और अब जितने साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर लगे हुए हैं। दूसरी हैरत की बात ये देखिए, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आती है तो उसको पूरे मुल्क में नाफिज होना चाहिए। ये सिर्फ कराची के लिए क्यों है कि ये साइन बोर्ड भी नहीं होने चाहिए, बाकी पूरे मुल्क में लगे हुए।
तो मैं ये समझता हूं कि कराची को या पूरे सूबे सिंध को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। जिस तरह के इश्यूज अगर आप कराची में महसूस करते हैं उसके मुतालिक किसी की कोई राय है तो वो राय पे पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए। सईद गनी साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खदशा जाहिर किया कि हमें महसूस हो रहा है, खदशा जाहिर किया कि शब खून मारने की कोशिश की जाएगी, डाका डाला जाएगा इख्तियारात पे सिंध के। क्या कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है? देखिए, एक सवाल किया गया था एक सहाफ़ी की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो बात अटॉर्नी जनरल ने कही, जिसका हवाला आपने भी दिया अभी शुरू में, अगर उसको सामने रखें तो उन्होंने कहा कि हम आईनी और कानूनी जो है ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं जी। मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि आपने गवर्नेंस का फैसला इस बुनियाद पे करना है कि बारिशें हो गई थी और पानी खड़ा हो गया था कराची की 4-5 सड़कों के ऊपर, इसलिए जो है वो हमें ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए। पूरे मुल्क में 50 रुपए से बढ़ के चीनी 100 रुपए किलो हो जाए और कमीशन बन जाए, रिपोर्टें आ जाए, कोई कार्रवाई ना हो, उसको आप अच्छी गवर्नेंस कहेंगे? गंदम पैदा होते ही पंजाब में 76% गंदम पैदा हुई है इस मुल्क की। इस साल जो पैदावार है उसकी 76% गंदम में पैदा हुई है, पंजाब में पैदा हुई है। और नई फसल उतरने के बाद पंजाब के अंदर गंदम का बोरान पैदा हो जाता है। ये नाअहली नहीं है किसी हुकूमत भी, इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर गौर किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में पेट्रोल लेने वाला कोई नहीं था, हमारे पास पेट्रोल जो है वो मैसर नहीं था लोगों को। इस किस्म के जो इक़दाम हैं वफाकी हुकूमत के या PTI की सूबाई हुकूमतों के, उस पर कोई बात नहीं होती है। लेकिन बरसात हो गई, चूंकि 4 सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, इसलिए सूबा सिंध के जो है हुकूमत नाअहल है, इसलिए जो है वो कराची को जो है वो टेक ओवर कर लेना चाहिए, कराची को कॉलोनी बना लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इससे बदनीयती वाज़ेह होती है। अगर गवर्नेंस की बुनियाद पे कोई फैसला होना है तो सबसे बुरी गवर्नेंस वफाकी हुकूमत की है, उससे बुरी गवर्नेंस पंजाब की गवर्नमेंट की है, उससे बुरी गवर्नेंस KPK की गवर्नमेंट की है। कहीं आपको हुकूमत नाम की चीज़ नजर नहीं आती? सूबा सिंध की इस मुल्क में जितनी हुकूमत इस वक्त चल रही है, सबसे बेहतरीन कवानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जो पॉलिटिकल एक विजन है उसके मुताबिक अगर कोई गवर्नमेंट चल रही है तो सूबा सिंध की हुकूमत है। लेकिन सईद गनी साहब, चीफ जस्टिस साहब ने तो काफी इज़हार बरहमी किया, वफाकी हुकूमत ने तो कुछ नहीं कहा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सिंध में कोई काम ही नहीं हो रहा है। फिर जो नाले आपके पास थे वो भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस पर भी NDMA सफाई करे, आप सहूलत देंगे। और जो ऊपर तजावुजात थी उनके ख़त्म करने का मामला आया तो फिर एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से कहा गया कि हम जब तजावुजात हटाने जाते हैं तो हमें आगे से मारा पीटा जाता है। फिर हुकूमती रिट की बात आ गई कि हुकूमती रिट ही वहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए, ये पूरे मुल्क में होता है, पूरी दुनिया में होता है, जहाँ पर इंसानी बस्तियाँ आबाद हों, चाहे गैर कानूनी क्यों ना हो। ऐसा तो नहीं है कि आप जाएंगे, उनको कहेंगे आप उठे और वो आराम से फूल आपको पहना कर कहेंगे अच्छा हम घर छोड़ के जा रहे हैं। कहीं नहीं होता, सामने से रेजिस्टेंस होती है, झगड़े होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है। और ये किसी भी हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपने शहरियों के ऊपर गोलियाँ चलाए और उनके ऊपर डंडे मारे और उनको कहे तुम घरों से निकलो। ये तरीके, मुख्तलिफ तरीकों से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। अगर इसको कोई हमारा फेलियर समझता है, आप इसको फेलियर कह दें। हम अपने लोगों पे गोलियां चला के उनको बेघर नहीं करेंगे। हम बिल्कुल चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट खत्म हो, नालों पर से खत्म हो। हम चाहते हैं कि पार्क्स पर से खत्म हो जहां पर MQM ने करवाई इंक्रोचमेंट। हम चाहते हैं कि ग्राउंड से खत्म हो जहां पर MQM ने इंक्रोचमेंट कराई, सारी खत्म होनी चाहिए। लेकिन वहां पर इस वक्त हजारों खानदान आबाद हैं, और अगर हम ये जाके कहें कोई कि जी इनको उठाने से झगड़े हो जाते हैं, कोई कहे जी आपकी रिट नहीं, तो बिल्कुल आप इसको रिट का नाकामी कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मसला हर सूबे में है, हर शहर में है। कोई हुकूमत मुझे ऐसी बता दें जो जाकर हजारों लोगों के घरों को तोड़ना चाहे और सामने से लोग उसको रेजिस्ट ना करें, ये हो नहीं सकता है। साहब, APC क्या देख रहे हैं, कब हो रही है APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है ये डिले होती जा रही है? हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद जो बिलावल भुट्टो साहब ने कोशिशें शुरू की, वो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखें, मेरा नहीं ख्याल है कि कोशिशें कोई कारामद जिसको तासुर नहीं हो रही हैं। ऑपोजिशन की जमातों में इस बात पर तो इत्तफाक 100% है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नाकाम है, नाअहल है, नालायक है, और इनकी वजह से ना सिर्फ जमहूरियत को बल्कि हमारी मईशत को और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को, लोगों के मुस्तकबिल को बहुत ख़तरात लाक है। अब इस वजह से इस हुकूमत को जाना चाहिए। अब इस पर कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातें जब आपस में बैठती हैं और किसी एक मिनिमम कॉमन एजेंडे पर साथ आने की कोशिश करती हैं तो कुछ मसाइल बीच में ज़रूर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी कोई नाकाम हो गई ये चीज़ें, एफर्ट्स किए जाते हैं और मुझे यकीन है कि जो कोशिशें हो रही हैं वो कारामद होंगी। और जिस तरह मैंने कल सुना था, PMLN के कुछ लीडर्स भी कह रहे थे कि मुहर्रम के बाद गालिबन
APC की डेट जो है वो तय कर ली जाएगी। जी ठीक है। सईद गनी साहब, ये भी कह दीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खासे नाराज़ हैं, बड़ी दोनों जो जमातें हैं अपोजिशन की उनसे, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग नाराज़ नज़र नहीं आ रहे। क्या ये समझा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त सेम पेज पर हैं, बाकी जो अपोजिशन है वो सेम पेज पर नहीं है? देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज पर सियासत करने वाली सियासी जमातें होती है ना, उनसे कभी ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो 100% हर चीज़ पे मुत्तफिक होंगी। वो पॉसिबल नहीं है। हमने PMLN के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ना है, मौलाना के खिलाफ हमने लड़ना है, उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ना है। लेकिन जब मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हों तो उस पर एक कोई मुत्तफिका लायबल बना लिया जाता है, मिनिमम कॉमन एजेंडे पे। हर चीज़ पे मुत्तफिक नहीं हो सकते हम, तो उस पर इत्तफाक है। हुकूमत के खिलाफ जो इताअत बनना चाहिए उस पर इत्तफाक है, और PMLN में भी, पीपल्स पार्टी में भी इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब भी आ जाएंगे, और जो दीगर छोटी जमातें हैं वो भी सारी आ जाएंगी इसमें। सईद गनी साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, हमें धांधली से हरा के 12-14 सीटें दी गई, और माजी में भी मुस्लिम लीग नून कहती रही कि हम आसफ अली जरदारी साहब को गिरेबान से पकड़ेंगे, बाटी गेट चौक में लटकाएंगे। जिन लोगों ने आपके साथ धांधली की और धांधली के बाद खुद आए, और जो लोग आपको कल तक गालियाँ निकालते थे, और जिन लोगों ने कौमी असम्बली में भी 2-3 बिल्स में आपका साथ नहीं दिया, तो क्या आप इस तहरीक में आप समझते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे? मैंने अभी एक बात कही ना कि जी मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है जिस पे इत्तफाक होता है। माजी में जो कुछ हुआ है, PMLN के कई रहनुमा उस पर माजरत भी कर चुके हैं, अफसोस का इजहार भी कर चुके हैं कि वो इस्तेमाल होते रहे माजी में। हमने भी जाहिर है कि कुछ चीज़ें, बातें ऐसी कई ज़रूर होंगी जो शायद उनको नागवार गुजरी होंगी, लेकिन अगर हम पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएं तो फिर तो शायद इस मुल्क में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे की जो सूरत हाल होती है उसको मद्देनजर रख के सियासी जमातें फैसले करती हैं, और इस वक्त हम समझते हैं कि इस मुल्क को इस बात की ज़रूरत है कि अपोजिशन की जमातें अवामी मसाइल पर इकट्ठी हों और इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो इकदाम करें। और सईद गनी साहब, ये सारा कुछ जो है ये मिसाक जमहूरियत और एक चार्टर और जो आपने बनाया था उसके बाद हुआ है। उस वक्त भी ये सारा कुछ तय हुआ था कि आगे से नहीं होगा, तो क्या अब भी ये मुत्तहिदा पोजीशन के बाद ये नहीं होगा, या उसी मिसाक जमहूरियत की तरह ये भी ख़त्म हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि नेक नियति से आगे बढ़ने के लिए अच्छे फैसले करने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और अगर कल किसी ने कुछ गलत किया है तो इस बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि आइंदा हम उसके साथ नहीं चलेंगे। अगर आइंदा के लिए चीज़ें ठीक होने के लिए एफर्ट की जाते हैं, मिसाक जमहूरियत भी तो 88 के इलेक्शंस के बाद, 90 के इलेक्शंस के बाद, 97 के इलेक्शंस के बाद ही हुआ था ना, और कितनी तलखियां थी मोहतरमा के साथ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये सारा कुछ हुआ था, उसके बाद ही पीपल्स पार्टी नहीं, मैं एक अर्ज करूं आपसे। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद वो कुछ नहीं हुआ जो उससे पहले होता रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको हमारी सियासी तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले तो आपको जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। तो सईद गनी साहब, ऑपोजिशन काफी कुछ सीख चुकी है, आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत सीख चुके हैं, बहुत रिफाइन हो चुके हैं? मेरा ख्याल है कि इंसान सीखता ही रहता है और ये सीखने का वक्त जारी रहता है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं भी सीखता रहूंगा, आप जिंदा हैं आप भी सीखते रहेंगे। ना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मुकम्मल हो गए और मेरे अंदर सीखने की गुंजाइश नहीं है, ना आप ये कह सकते हैं। जी ठीक है। सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि सियासत में कोई दायमी दुश्मन दायमी नहीं होता है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा प्यारा मुल्क जो दुनिया में हम सब की पहचान है, जिसने दुनिया में हमारी एक अलग शनाख्त मुतारिफ करवाई है, कल इस पाक सरजमीन को आज़ादी हासिल किए 73 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस पाक सरजमीन को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको आज भी सुना जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। दुश्मन है जो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त मुतहर्रिक हैं, और कौम है जो हर वक्त दुश्मन की आंख में आंख डालकर लड़ने को तैयार है। ये तो जज्बा है आज का, लेकिन एक जज्बा था 73 साल पहले का, जब ये मुल्क हासिल करने के लिए कुर्बानी दी गई। तहरीक पाकिस्तान थी, कायदे आज़म के कारकुनान थे, और उन कारकुनान का जो जज्बा था वो आज तक पाकिस्तान में दोबारा नहीं देखा गया है। ऐसे ही तहरीक पाकिस्तान के एक कारकुन मोहम्मद फैज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से बना, पाकिस्तान के बनने के पीछे जो सोच थी कि आज
पाकिस्तान वही है? क्या कायदे आज़म का जो ख्वाब था वो पूरा हुआ कि नहीं? फैज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, हम सब के लिए वक्त निकाला। कहिएगा कैसे हैं आप, और क्या वो जज्बा था जब पाकिस्तान हमने हासिल किया? पाकिस्तान की तख्लीक होने में कल 73 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन 73 सालों में हमने जो कुछ देखा वो मैं आपको आंखों देखा हाल बताऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है और मैं अमृतसर कूचा पुराना जेल खाना हाल बाज़ार का शहरी हूँ। तो 14 अगस्त 1947 को मेरी उम्र तकरीबन 15 साल से ज़्यादा थी और मैं MAO हाई स्कूल हाथी गेट में मैट्रिक का तालिब इल्म था। 14 अगस्त 1947 को बहुत कम लोगों को पता है कि उस दिन लाखों की तादाद में हमारे अबाउदाद ने, बच्चों ने, औरतों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने कुर्बानियाँ दी। सिखों और हिंदुओं ने बर्बरीत का मुजाहरा करते हुए हर कूचा गली बाजार खून से रंगीन थे। तो मैं आपको क्या बताऊं कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो बयान के बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मैं बयान कर सकता हूँ। इन्होंने इतने जुल्म किए कि इन्होंने मुसलमान आबादियों पे हमले किए। वहाँ पे इन्होंने जितने भी मुसलमान औरतें लड़कियाँ थीं उनकी बेआबरू किया, और जो जवान लड़कियाँ थीं वो इनसे नज़र बचा के महल्ले के गली कूचे में जो मस्जिदें जब ये हमलावर होते थे उन्होंने कुओं में छलांगे लगाकर अपनी पाक दामनी का सबूत दिया। यूं वो पाकिस्तान की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। 14 अगस्त के बाद सुबह को जब हमें पता लगा कि ये इलाके जो हैं ये हिंदुस्तान में चले गए हैं, ये पाकिस्तान में चले गए हैं, हमारे सारों के पास एक रेडियो था, उस पर अनाउंस हो रहा था और 27वीं की रात थी और बिल्कुल हर तरफ से शोर हुआ था। वो मुसलसल हमलावर हो रहे थे। हमारे महल्ले के 4 रास्ते थे। हार्ड गेट की तरफ से उन्होंने बार बार कोशिश की घुसने की, मगर हमारे जवानों ने उन्हें घुसने न दिया, क्योंकि हमारे मुसलमानों उस वक़्त तरीम जो थी वो तकरीबन 20% थी। तो सारे, क्योंकि पाकिस्तान एक ये हिंदुस्तान अमृतसर का शहर जो था वो बहुत बड़ा तजारती शहर था। दूर दराज से लोग खरीदो फरोख्त करने आते और ये सारे कारोबारी आदमी थे, तो तलीम की उनमें कमी थी। तो 14 अगस्त को जब ये हम वहाँ से 15 अगस्त को हम निकलने लगे थे, इससे पहले जो ट्रेन थी वो खासा रेलवे स्टेशन पे टोटली इन्होंने कत्ल कर दी। तो कोई बच्चा नहीं छोड़ा। मैंने अपनी आंखों से हम सबको कत्ल कर दिया इन्होंने। खासा रेलवे स्टेशन है, अमृतसर से दूसरा स्टेशन है खालसा कॉलेज के पीछे। वहाँ पे ग्राउंड में लैंड थी, वो वराने में, वहाँ पे इन्होंने, मैंने अपनी खुद आंखों से लाशों को देख, कोई ऊंधे मुंह पड़ा, कोई भागा जा रहा, दूर उसकी लाश पड़ी। यानी टोटली उन्होंने इन सब को कत्ल कर दिया, किसी का लिहाज नहीं किया। दूसरी ट्रेन में हम सवार हुए तो हमारे पास वो चंद एक सिपाही थे, वो इंजन के पास बैठे हुए थे। तो उनको पता था कि जो इससे आगे ट्रेन गई है वो सारी इन्होंने कत्ल कर दिया। तो हमारे ऊपर भी अटैक होते रहे। छियाटा रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे ये कारखाने थे ऊनी कपड़ों के, दाएं बाएं बीच में से लाइन गुजरती थी। वो हम खतरे को जो बाम के जो हमें साथ लेके जा रहे थे। ये तो हुआ बिल्कुल इसी तरह। ये समझाएं हमें, आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी, आपने लाशें देखी, आपके अपने जो है इस दुनिया से चले गए इस वतन की खातिर। क्या ये वो पाकिस्तान जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, सारा कुछ हुआ, आप समझते हैं कि आज हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरी 73 साल उम्र, जो भी मैं 73 साल से देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ आया उन सब ने, यानी आज तक शुरू से आखिर तक
हर एक ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, कोई भी मुफलस नहीं है। सब ने अपने अखबार पर परवान चढ़ाया अवाम की या पाकिस्तान बनने की, और या अपने कायदे आजम के फज़ल पर इन्होंने कोई अमल नहीं किया। ये अपने खुद गर्ज निकलियाँ, किसी ने किसी की कोई मदद नहीं की। देखें ये चाइना सन 1948 में आज़ाद हुआ, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारा ढाका जो इनकी गलती से हुक्मरानों की गलती से 1971 में बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। फैज साहब ये कह दीजिएगा कि पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनने के लिए जिसके लिए आप लोगों ने कुर्बानियां दी, कायदे आज़म का साथ दिया, अब हमें करना क्या होगा कि वो पाकिस्तान हासिल कर सके? अब ये है कि पिछली बातों को छोड़े आइंदा जो अब जो मौजूदा क़यादत है, मैं इस पे मुकम्मल एतबार करता हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल क़यादत है। मगर ये है कि वो अकेला बंदा क्या करे, जब तक वो साथ न दें तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। खुदा की कसम मैंने जितने भी हुक्मरान देखे हैं सब मफाद परस्त देखे हैं। अब जो मौजूदा क़यादत आई है हमें उसकी तरफ देखना चाहिए, उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। इस क़यादत से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो कुछ भी वो जी फैज साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा, हमें पाकिस्तान को कायदे आज़म का हकीकी पाकिस्तान बनाना होगा। फैज साहब आपने बहुत कुर्बानियाँ दी, आप हमारे असल हीरो हैं, पाकिस्तान के असल हीरो हैं। आप जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने आबाई घर को छोड़ा और पाकिस्तान हिजरत करके आए, हम सब आपको सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम नवाज़ एक बार फिर सियासत में मुतहर्रिक हुई हैं। इस हद तक मुतहर्रिक हुई हैं कि जब नैब पेशी थी तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अब मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि जो नैब के बाहर तमाम एपिसोड चली, ये सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला किया गया था नून लीग की जानिब से, उसी तरह का उससे मिलता जुलता एक वाकया है, और ये नैब पर यानी कि एक इदारे पर फिर से नून लीग की जानिब से हमला किया गया है। आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करने लगी है और नून लीग क्या मुतहर्रिक होने जा रही है? क्या मरियम नवाज़ ने जो खामोशी तोड़ी है वो मुस्तकिल तोड़ दी है? इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब, जो सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। आके एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब कहिएगा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कई उतार चढ़ाव आपने देखे, कई हुकूमतें आती हुई देखी, कई हुकूमतें जाती हुई आपने देखी, और जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था नून लीग की जानिब से उस वक्त भी आप खासे करीब थे। तो कहिएगा कि अब कुछ ममासलत आप देख रहे हैं जो 2 रोज़ कबल नैब ऑफिस के बाहर हुआ इन दोनों वाक़यात में? देखिए, पहली बात तो ये थी कि जब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस किस्म के हमले होते हैं तो ये जमहूरियत के लिए बड़े ख़तरनाक और ख़ौफनाक होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करना मैं समझता हूँ कि सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था तो मेरे तमाम दोस्त जो PMLN के अंदर थे उन सब से राब्ते कर और उन्हें कोई ना कुछ हिदायत दी गई थी सिवाय मेरे, क्योंकि उनको पता था कि इसने बीच में शामिल नहीं होना। और उस दिन मैंने फिर शाम को BBC से बात करते हुए ये कहा था कि आज पाकिस्तान की जमहूरियत का जो दौर है इसका सबसे स्याह दिन था आज, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। देखें अब जो नैब के ऊपर हुआ है, देखें नैब की अपनी भी एक साख को उन्होंने खुद नुकसान पहुंचाया कि कुछ रेफरेंसेस ऐसे बनाए जो कि मजाक बनकर रह गए और कुछ रेफरेंसेस ऐसे थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिन रेफरेंसेस की बड़ी तज़दीक की, जिनके खिलाफ भी बनवाए, चाहे ख्वाजा बरादरान के खिलाफ या किसी और के, वो ठोस सबूत लेकर नहीं गए। मरियम नवाज की एक बात मुझे कल जो मैंने देखी, जो कि मतलब लग रहा था कि भाई इसमें कोई सदाकत है, वो ये थी कि जब वो कॉल अप नोटिस पढ़ के सुनाया गया तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे कि उन पर कोई इल्ज़ाम लगा हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर आप पहले ही देख लें कि नैब का जो हालात ऐसे हैं कि आपको जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस आप कराची में नहीं कर सकते, आपको इस्लामाबाद में करनी पड़ती हैं। वो क्या वजह उसकी?
कि वो 2-3 हज़ार लोग ले जाकर कराची के अंदर जो है वो नैब के ऑफिस में वही करेंगे जो लाहौर में इन्होंने किया। तो अगर आप 2-3 हज़ार लोगों पर तो कोई भी जमात, सियासी जमात, छोटी से छोटी सियासी जमात भी है, वो 2-3 हज़ार जो है वो कारकुन इकट्ठे करके और फिर वहाँ जाकर ये हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, तो बेहतर ये होना चाहिए था। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब आप नैब में जाते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है, आप पे इल्ज़ामात लग रहे होते हैं कि आपने करप्शन की है या अपनी पोजीशन से तजावज़ किया है या अपनी पोजीशन को मिसयूज़ किया है या आपने अपने रिश्तेदारों की पोजीशन को मिसयूज़ किया। तो क्या इस पे कोई फखरिया बात है ये कि आप जाकर विक्ट्री के साइन भी बनाएं और वहाँ जाकर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला भी करें? तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत नहीं है जो पड़ रही है। इस पर हुकूमत को भी गौर करना चाहिए, नैब को भी गौर करना चाहिए और सियासी जमातों को भी देखना चाहिए कि कल ये ना हो कि आपकी नैब में पेशी हो और बाहर फिर अफवाज पाकिस्तान की का पैरा लगाओ या फिर आपकी नैब में पेशी हो। आपने सुप्रीम कोर्ट हमले के वक्त भी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आपने स्टैंड ले लिया था, चाहे आप इनकी जमात में थे, इनके करीब तरीन थे। तो अब हम यही पूछना चाहते हैं, चूँकि आपको इनकी जहनीत का बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से दारों, ये जो बेशक कॉल नोट क्या था क्या नहीं, लेकिन क्या दारों के बाहर इस तरह जाना चाहिए? क्या ये दारों पे हमला था या इजहारी यकजहती थी अपनी क़यादत के साथ? देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ उसका दाग आज तक मुस्लिम लीग नहीं धो सकी। पीटीवी के ऊपर जो हमला हुआ, पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ, पीटीआई आते हुए ज़माने तक वो दाग नहीं धो सकेगी। ये इल्ज़ाम उन पर लगता रहेगा और इस पर कोई फ़ख्र करने की बात नहीं है कि आप अदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं। मतलब सियासत के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जलसे जलूस करने पड़ते हैं, मतलब पहिया जाम करना करते हैं आप, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा प्रेसिडेंस आप क्रिएट कर रहे हैं जिसका कल आपको आपके गले पड़ेगा। ये जी ठीक है, साहब ये कह दीजिएगा कुछ हमने किया। जी एजाज साहब ये कह दीजिएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जो खामोशी तोड़ी है, ये कोई सियासी बसीरत है या सिर्फ अपने केसेस को ही गुजारना मकसूद है? देखिए, ये कोई सियासी बसीरत नहीं होती कि आप डिफाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस पर हमला करते हैं। सियासी बसीरत तो ये है कि मरियम नवाज, इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ के बाद अगर कोई PMLN के अंदर कोई लीडर है तो वो मरियम नवाज है और उसकी जगह ना शहबाज शरीफ ले सकते हैं ना बाकी जो लीडर है वो ले सकते हैं। तो अगर मरियम नवाज सियासत करना चाह रही हैं तो उनको किसी ने क्या रोका है? क्या नैब पर हमला कर कर अब ये लोग, तमाम मीडिया आपका ये जो बात कल से कर रहा है कि जी वो मुतर्रक हो गई हैं और सियासत में वापस आ गई हैं, घोड़ा भी है, गज भी है, मैदान भी है। आप जाएं, अपने जलसे जुलूस से ऐलान करें और हुकूमत को रोकने दें। आपको वो होगा कि आपने सियासी अपनी एक उसका आगाज़ किया, आपने मतलब सियासी मुहिम का आगाज़ किया। लेकिन इस तरह करके आप मेरे ख्याल में कि एक ऐसा प्रेसिडेंस क्रिएट कर रहे हैं जो कल आपके गले पड़ेगा जाके। एजाज़ुल हक साहब, मरियम के मुतहर्रक होने, उसके बाद मुतहर्रक हम ये नैब के बाद जो जलसा जुलूस लेके गई, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बड़े करीबी साथी गायब थे। तो क्या ये मरियम अब हुकूमत के लिए ख़तरा है या शहबाज शरीफ के लिए? देखिए, ये बात अब आज से नहीं चल रही, ये बात बहुत अरसे से चल रही है। आपको मालूम है कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था तो उसके बाद जो मीटिंग हुई थी, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, तो उसमें नामजद किया गया था शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब की ये जिद थी। अब ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की सियासत तो पीछे रह गई है, अब बच्चों की सियासत सामने आ रही है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ तो वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज बनेंगे। जिस पे फिर मरियम नवाज ने और दीगर जो मुस्लिम लीग के कायदीन थे, कईयों ने नहीं माना और नवाज शरीफ साहब ने भी इस बात पे एग्री नहीं किया। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप ये बात नहीं मानते तो मैं पंजाब में बेहतर हूँ। फिर फैसला किया गया कि शायद खाकान अब्बासी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कुछ अरसे के लिए। लेकिन मुझे मालूम था कि कुछ अरसे के लिए नहीं, बल्कि जो बाकी का टेन्योर है वो सारे का सारा वो शायद खाकान अब्बासी, क्योंकि ये गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है कि आप एक वज़ीर आज़म बनाएं और फिर दूसरे को ले आएं आप। जी एजाज़ुल हक साहब, ये कह दीजिएगा यहाँ पर कि तो ये चीज़ें जो है ये गौर करने की हैं। जी ठीक है, जो APC का मामला है, अपोजिशन को कोई फ़ायदा होगा या 5 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे?
देखिए जी, ऑपोजिशन को एक ही फ़ायदा हो सकता है जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद पीपल्स पार्टी को हुआ। दोनों जमातों ने वहाँ बैठकर एक एपीसी बुलाई, पहले आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आप सबको मालूम है, और तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद दोनों जमातें इस अपॉर्चुनिटी पे बैठी रहीं कि पहले किसके साथ मामला तय होंगे। जिस तरह आपने देखा कि बाद में पीपल्स पार्टी ने एनआरओ कर लिया और मोहतरमा जो है वो पाकिस्तान आ गई। खैर ये बहुत लंबी कहानी, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मौजूदा एपीसी भी उसी तर्ज पे होगी कि दोनों जमातें जो हैं वो इस वक्त रिलीफ के चक्कर में, वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि हमें कोई आंख मारे, हमसे कोई बातचीत करे। तो इस एपीसी पे भी एस्टेब्लिशमेंट पे और अगर हुकूमत पे प्रेशर पड़ा जी, तो ठीक है, दोनों जमातें जो हैं वो रिलीफ चाहती हैं, इसलिए ये एपीसी का एजेंडा बार बार सामने रखा जाता है। और इसी तरीके से अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है तो फिर ही कोई अपोजिशन को फायदा होगा। एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।